नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये सबसे क्लासेस की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई उम्मीदें, नई अपॉर्चुनिटी और सिलेक्शन की खुशखबरी लेकर आए। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये सबसे क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नए साल की शुभ अवसर पर करंट अफेयर की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आज से आप लोग को डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलने वाली, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे और आप सभी को एक बार फिर से दिल से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है। तो दोस्तों, एक चीज़ और देखिए, ये जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो या फिर कोई स्टेट का ही एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर का वेटेज हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी को देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है। तो कथन पहला है, यह एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, तो गलत ये नहीं है। बाकी मैं बताता हूँ, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, गलत। इसके बाद है, यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एक जो है स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए कि ये जो मिसाइल है उसका जो टेस्ट है वो कब किया गया। तो इसका टेस्ट जो दोस्तों कल ही किया गया था, यानी कि 31 दिसंबर 2025 को किया गया था, ठीक है। ये और कहाँ पे किया गया था, तो ये चांदीपुर ओडिशा में किया गया था, ठीक है, जो कि एकीकृत परीक्षण रेंज में है, यानी कि ITR में, ठीक है। अगला जो है यह किस प्रकार का है, तो सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली, यहाँ से उड़ाएगा, ये ऊपर जाके सरफेस में ही आके मार करेगी, ठीक है। चलिए अगला जो इसका खासियत है दोस्तों, तो ये सॉल्वो लॉन्च किया गया, जिसमें एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें एक के बाद एक छोड़ी गई, ठीक है। और यह तकनीकी किसका यूज हुआ है, तो ठोस ईंधन पर आधारित जो है क्वाजी प्लास्टिक मिसाइल है, जो अपने सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, ठीक है। दोस्तों, ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन, इसरो ने जो है SSLV के उन्नत तीसरे चरण SS3 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको केवल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, आपको बहुत कुछ है ना। अगर पूछ देगा कि SSLV के तीसरे चरण SS3 का सफल परीक्षण किसने किया, तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि इस संदर्भ में जो SSLV है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है और यह परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था। तो SSLV का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। और ये है कहाँ, तो श्री हरिकोटा में, ठीक है। चलिए देखिए उद्देश्य इसका दोस्तों क्या था, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो था ना, SSLV के तीसरे चरण जो कि ठोस ईंधन आधारित है कि मारक क्षमता और दक्षता को और बेहतर बनाना था, ठीक है। इसका बदलाव क्या था दोस्तों, तो उन्नत संस्करण में इंजन के नोजल और सामग्री में सुधार किया गया है, ताकि यह अधिक वजन वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में देख लीजिए कि यह जो है इसरो का नया रॉकेट है, जिसे विशेष रूप से छोटे उपग्रह 500 किलोमीटर ग्राम तक को निचली पृथ्वी कक्षा से तेज़ी से जो है कम लागत में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, यह परीक्षण जो है SSLV D3 मिशन की सफलता के बाद इसरो की वाणिज्यिक क्षमताओं को और जो है मजबूत कर देता है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है क्वेश्चन, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई, ठीक है दोस्तों। तो ये जो YJ है, तो आप लोग को पता है Y और J से अगर रहा तो कौन सा देश हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीन, ठीक है। तो जो YJ अगर आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए,
देखिए YG आपको देखने को मिल जाए तो YJ मतलब चीन, ठीक है। कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि आपको देख नाम से ही पता चल जाएगा कि किस देश का होगा। जैसे कि अगर आपको DAF रह गया, HQ रह गया, ठीक है, तो ये सब भी जो है वो चीन का ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, तो ये सब नाम कहाँ यूज हो सकता है बताइए। तो अगर ये सब नाम रह गया तो वो इंडिया का होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में प्रकार देख लीजिए कि ये किस टाइप का जो है। तो यह एक सॉरी दोस्तों, यह एक हाइपरसोनिक एंटी मिस जो है शिप मिसाइल है, जिसका अर्थ है कि यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, ठीक है, ध्वनि की गति उससे भी 5 गुना तेज ही चलता है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जो है इसका वो क्या है, तो टाइप 055, ठीक है। इससे ये जो है डिस्ट्रॉयर है जिससे ये लॉन्च किया जाता है ये मिसाइल, ठीक है। और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है यही है टाइप 025, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इसको और किस नाम से, तो कैरियर किलर के माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो अत्यधिक गति और पैतरेबाजी है इसके कारण इसको कैरियर किलर भी जाता है। और ये आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। चलिए और इसकी जो रेंज है दोस्तों वो कितना, लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर बीच बताई जाती है, जो दुश्मन की जहाज़ों को बहुत दूर से ही निशाना आराम से बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और हम लोग देखेंगे जल्दी क्वेश्चन से आंसर, क्या कि ये है हमारा डेली करंट अफेयर और इसमें हम लोग लगभग 20 मिनट या 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष विश्व के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। यानी कि सिंपल सा है कि ग्लोबल फैमिली डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 1 फरवरी या 1 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 1 जनवरी, ठीक है। और ये दोस्तों 2000 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये ज़्यादा पीछे से नहीं, 2000 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को, ठीक है। चलिए देखिए इसका उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य इसका था विश्व में पूरा शांति, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना। यह दिन इस विचार पर आधारित है कि पृथ्वी एक पूरा परिवार है और हमें मिलकर शांति से रहना चाहिए। इसकी जो शुरुआत है वो मैंने बताया अभी 2000 ईस्वी में हुई थी, और किसने, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के महत्व को स्वीकार किया ताकि नई सहस्त्र शताब्दी की शुरुआत शांतिपूर्ण देश संदेश के साथ हो सके, ठीक है। तो इसका जो थीम था दोस्तों वो क्या था, 1 दिन शांति के लिए, यानी कि 1 डे इन पीस, इस दिन का मूल विचार है, ठीक है। चलिए और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो दोस्तों वो 15 मई को मनाया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है वो, ठीक है। और ये ग्लोबल फैमिली डे है, वैश्विक परिवार दिवस ये अलग है, ठीक है। तो चलिए आप जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट आपको जो दिवस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों। तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, पक्षी दिवस 5 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी इम्पोर्टेंट है ये भी, और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र जयंती बोस भी है 23 जनवरी को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी को ही, फिर उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये तो सबको पता होगा, ठीक ना। और एक हो गया शहीद दिवस जो कि 30 जनवरी, ठीक है। और इसी दिन महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं सारा इसमें लिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है वो कौन बना है। तो पहले आपको पता होगा कि चीन जो है सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक देश था, लेकिन अभी जो है हाल ही में भारत जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ
पढ़ सकते हैं। और चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कौन USDA दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत चावल उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि चीन उत्पादक जो है उसका लगभग कितना 146 मिलियन मैट्रिक टन ही है। ठीक है, तो इससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और वैश्विक हिस्सेदारी में देखें कि विश्व में जो कुल चावल उत्पादन होता है उसमें भारत का जो हिस्सेदारी है वो कितना है, तो 28% है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि भारत में जो है पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक था। ठीक है, जो एक्सपोर्टर है, विश्व निर्यात का लगभग कितना 40%, लेकिन अब यह उत्पादन में भी सबसे ऊपर हो गया। देखिए पहले भेजता था, निर्यात तो करता ही था ज़्यादा, लेकिन अब उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा करने लगा है। ठीक है, और इसमें प्रमुख राज्य कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल है जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। इसके अलावा फिर कौन आता है, तो पंजाब भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश जो है अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक डाक जो सेवा है, ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है ना, तो हर देश में पोस्ट ऑफिस होता है। तो ऐसा कौन सा पहला देश है जो बंद कर दिया उसको, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। डेनमार्क जो है ये पूरी तरह से बंद कर दिया। क्यों किया दोस्तों वो मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, डेनमार्क की जो डाक सेवा है लगभग 399 साल पुरानी थी। इसकी स्थापना जो है 1624 में हुई थी। ठीक है, बंद करने का जो कारण है दोस्तों, अभी ज़माना पूरा डिजिटल हो चुका है। ठीक है, तो डिजिटल क्रांति और ईमेल के बढ़ते उपयोग के कारण भौतिक पत्रों यानी कि फिजिकल लेटर की जो है संख्या में भारी कमी आ गई, जिससे यह सेवा घाटे में चल रही थी। ठीक है, तो इसी के कारण जो है उसको बंद कर दिया। और नया नियम क्या था, तो अब से डेनमार्क में केवल पंजीकृत मेल, ठीक है, रजिस्टर मेल के और पार्सल ही घर पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, जो मेल रहेगा वही बस। अगला जो है साधारण पत्र भेजने की व्यवस्था अब सरकारी डाक सेवा का हिस्सा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें घाटे में चल रहा था सब, अब तो ऑनलाइन आ चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, डेनमार्क दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल देशों में से एक है, जहां सरकार और नागरिकों के बीच अधिकांश संचार पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अब जो है इस सेवा की जगह निजी कुरियर कंपनियों और लॉजिस्टिक्स फर्मों को दी जा रही है। समझ आया? जैसे अब कोई पार्सल जिस तरह भी फ्लिपकार्ट से सामान आता है ना, उसी तरह पार्सल भी वहाँ आना शुरू हो जाएगा, जो कि कोई निजी कंपनी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जो है दोहा में आयोजित फिडे वर्ल्ड बिलिटी चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही आपको 2-3 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कि जो हाल ही में फिडे वर्ल्ड बिलिटीज चैंपियनशिप 2024 था वो कहाँ मनाया गया, तो दोहा में हुआ था। ठीक है, और इसमें कांस्य पदक जीतकर विश्वनाथ आनंद के बाद एक ही वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, ठीक है, कौन, तो बिल्टीज और रैपिड में 2 पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय, पहले भारतीय का नाम तो यहाँ दिख रहा है विश्व आनंद, है ना, तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो दूसरे भारतीय कौन बने, प्रज्ञानंद आर, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जुन एरिगेसी। ये है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, चलिए कौन सा पदक जीते ये बताइए जरा, अभी हम लोग देखें। तो देखिए दोस्तों, ये जो अर्जुन एरिगेसी है महान विश्वनाथन आनंद 2017 के बाद ऐसे दूसरे भारतीय बन गए जिन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक दोनों जो है कांस्य जीते हैं। किसे हराया, तो टूर्नामेंट के दौरान अर्जुन ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी किसे, मैग्नस कार्लसन, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे रील में, ठीक है, उसको हरा दिए। टूर्नामेंट का स्थान कहाँ था, तो यह चैंपियन जो है दोहा में, और दोहा कहाँ है, तो कतर में है। ठीक है, तो इसको जो है अर्जुन ने ओपन स्विस राउंड में 15 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन सेमीफाइनल में वे जो है उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अबुस्तोरोव, ठीक है, क्या नोदिरबेक अबुस्तोरोव से हार गए और उन्हें कांस्य पदक ही मिला। ठीक है, इसके हार जाने के कारण, लेकिन जो विजेता है जिसको गोल्ड मेडल मिला वो किसे मिला, जिसको इसने हराया था। किसको हराया था, तो मैग्नस कार्लसन को हराया था, और वही जो है गोल्ड मेडल जीता भी। ठीक है, चलिए वो वहाँ हार गया लेकिन आगे वो जीत गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावित नए निकाय NCSECB का
पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट एक्सलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट एजुकेशन एंड कैपेसिटी बोर्ड, नेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और अगला ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, इस निकाय का मुख्य उद्देश्य भारत में खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचों को कौशल विकास के मानकों को विनियमित और बेहतर बनाना है। स्थापना का आधार क्या है? तो यह भारत सरकार की नई खेल नीति और विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसके तहत खेलों के व्यवसायीकरण पेशेवर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, प्रमुख कार्य इसका क्या है? तो मानकीकरण, खेल से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों को मानक तय करना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कुछ और डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है कि GEM फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से 2021-25 के बीच लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई? GEM मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें ये होता है, अभी इसका आंसर पहले आपको बता देता हूँ कि 22 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसमें यह होता है ना कि जो कचरा होता है, यानी कि जो किसी काम का नहीं होता भारत सरकार के पास होता है, जैसे जो सीज की हुई गाड़ियाँ होती है या फिर और भी कुछ जो यूज का नहीं होता है, वो बोली लगा देता है। सरकार क्या करता है, उस पर बोली लगा देता है कि उसके बाद बोली लगाई जाती, जो जितना ज़्यादा जाता है वहीं पे इसको रोका जाता है, मतलब जिस तरह नीलामी होती है ना वैसे ही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें 22 करोड़ का जो है मुनाफा हुआ है। क्या होता है? फॉरवर्ड ऑक्शन मॉडल GEM, ठीक है, डिजिटल नीलामी प्लेटफॉर्म है जो सरकारी संपत्ति जैसे स्क्रैप, ई कचरा, पुराने वाहन, ठीक है, मशीनरी, भूमि, भवन, यानी कि कोई भवन ऐसा होता है जो सीज करके सरकार के अंडर होता है तो उस सब पे बोली लगा देता है। तो उसमें जो है दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच इस मॉड्यूल के माध्यम से लगभग 22 करोड़ की जो है यह आय प्राप्त की गई। ठीक है, चलिए ये आपको इतना इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा जो राज्य है राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है जो भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो संस्था इसको क्या बोला, तो गिफ्ट सिटी के नाम से भी बोला, जो कि गांधीनगर गुजरात है। और दोस्तों ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान जो है वहाँ स्थापित किया, पहला राज्य भी बना। और यह जो है दोस्तों किस मॉडल पर है? तो PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है शामिल है। ठीक है, तो इसको शुरुआत कब हुआ? तो आज ही के दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 से ये अपना काम जो है शुरू किया है। ठीक है, यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट संस्था है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा टोटल कितना 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं जो आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे जाके जुड़ जाइए। और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन एग्जाम को लेकर या किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उससे हमारे साथ आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।